गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। तुम जो कुछ कह रही हो उसका नतीजा जानती हो लड़की? करमचंद ने गर्दन हिलाते हुए पूछा। हाँ, अच्छी तरह जानते हैं। तुम हमें गिरफ्तार करोगे और फांसी दे दोगे, यही ना? पर दरोगा जी, हम झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे जान चली जाए। किरण लाल को तो हमने इसलिए मारा है और वो था ही इसी काबिल, पापी कहीं का। आया था हमारी इज्जत लूटने। तुम्हारी इज्जत लूटने? दरोगा ताज्जुब से बोले। और इस दौरान बहुत सारे लोग दोनों के करीब जमा हो गए थे। तो और क्या, जग्गी लाल का खून गंदा, और क्या करे? पापी किसी लड़की को घोड़े पर बिठाए धर्मशाला आया था। उसने लड़की को नीचे उतारा और लड़की तो चीख मारकर भाग गई और वो उसके पीछे दौड़ रहा था। और फिर उसने हमें देखा तो पलट आया और लगा ठठोल करने। क्या मतलब? दरोगा बुरी तरह बदहवास हो गया। तो और क्या, हम अपने घर जा रहे थे, रात हो गई थी, सोचा कि रात को धर्मशाला में ठहर जाएं और रुक गए थे, पर वो पापी पहुंच गया। उसने मैं अकेला जानकर यही सोचा कि चलो यही सही, लेकिन हम वैसे थोड़ी हैं। हमने मार मार कर उस दम को दम निकाल दिया और फिर उसे मुर्दा छोड़कर अपने गांव चले गए। गांव जाकर हमें मालूम हुआ कि किसी और को पकड़ लिया गया, तो हम आगे आ गए। तो तुमने किरण लाल को कत्ल किया है? दरोगा जी बोले और बहुत से लोगों की आवाज़ें उभरी। हाँ, हमने किया था, और अगर किसी और लड़की को हमारी इज्जत की तरफ बढ़ा तो हम उसे भी कत्ल कर देंगे। तुम क्या समझते हो? खूबसूरत औरत ने कहा और लोगों के मुंह हैरत से खुल गए। इसका मतलब है कि माधो सिंह की बेटी बेकसूर है? एक बुजुर्ग ने पूछा। हाँ, माधो सिंह की बेटी बेकसूर है, इसमें कोई शक नहीं। शंकुतला का कोई कसूर नहीं। बहुत सी आवाज़ें उभरी और दरोगा को उसके बाद आवाज़ बुलंद नहीं कर सका था, और उसने पहले भी महसूस किया था कि शंकुतला की गिरफ्तारी से लोग खुश नहीं। लेकिन दरोगा जी की हालत खराब थी। इतनी हसीन लड़की को गिरफ्तार करने का उसका दिल नहीं चाह रहा था, और वह उसकी सूरत देख रहा था और हैरान हो रहा था, और उसे यह भी अंदाजा हो रहा था कि लड़की बहुत खतरनाक है। जब वो किरण लाल को कत्ल कर सकती है तो किसी और को भी कर सकती है। उसने लड़की से बेशुमार सवालात किए और उनके जवाब में उसने सिर्फ एक ही बात कही। देखो, उसने हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, हमने उसे मार डाला, और अब हम तुम्हारे सामने आ गए हैं। तुम हमें पकड़ो और फांसी दे दो। अरे ये तो बता, तू है कौन से गांव की? ये तेरे घर वाले कहाँ हैं, ताकि उनको भी इत्तला कर दी जाए। हाँ, ताकि उनकी भी इज्जत खराब हो जाए। बस बेकार बातें मत करो, हमें गिरफ्तार कर ले और जो हमारा दिल चाहे वो करो, हम किसी का नाम नहीं बताएंगे। दरोगा ने लाख मारा, लेकिन लड़की ने कोई मदद ना की। मजबूरन उस लड़की को गिरफ्तार करना पड़ा और फिर गांव वालों के तावन से उसने वापसी का सफर शुरू कर दिया। लेकिन दरोगा के दिल में अजीब से एहसास थे, और यह हसीन लड़की उस काबिल तो नहीं कि उसे फांसी दे दी जाए। क्या हर्ज है अगर रोज नामचे में तब्दीली कर दी जाए? दरोगा करमचंद अपनी मूंछों पर हाथ फेरने लगा। उसकी निगाहें घोड़ा गाड़ी में बैठी हुई उस लड़की पर थी जो बड़े इत्मीनान से घोड़ा गाड़ी में बैठी हुई थी, और लड़की का इत्मीनान भी गलत नहीं था। ये अहमक सिपाही उसके सामने क्या हैसियत रखते थे। वो जब चाहती उन्हें नचा कर रख देती, अगर वो ना चाहती तो उसे कौन गिरफ्तार कर सकता था। लेकिन ये सब भी कलाव के मशवरे से हुआ था। जब जग्गी लाल पागल हो गया तो लोग किरण लाल की लाश लेकर चले गए। तो फिर राज कंवल ने कलाव को तलब किया और कलाव उसके सामने पहुंच गया। दूसरा जिम्मेदार पागल हो गया है। हाँ देवी जी, अब क्या होगा? वो लड़की उस कत्ल के इल्जाम में पकड़ी गई है। कौन लड़की? वही जो उसे यहाँ तक लाई थी। उसे उन लोगों ने पकड़ लिया। हाँ, और अब वो मारी जाएगी। ये तो ठीक नहीं। क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? आपकी मर्जी है देवी कुमारी। अच्छा यूँ करो कलाओ कि तुम हमें यहाँ के हालात की खबर करो, और जो कोई काम की बात हो हमें बता दो। जो आज्ञा देवी, कलाओ ने कहा। और फिर वो 2-3 रोज के बाद उसने राज कंवल को सूरत हाल से आगाह किया। पुलिस आ गई है देवी कुमारी, और आज ही वो शंकुतला को ले जा रही है। कहाँ ले जा रही है? शहर। वहाँ उस पर मुकदमा चलेगा और उसे फांसी दे दी जाएगी। शहर पर किसकी हुकूमत है?
अब तो अंग्रेज सरकार की है। गोरे अंग्रेज अब हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। सारे राज महाराज उनके कब्जे में हैं और उनकी मर्जी से चलते हैं। अब हालात बहुत बदल चुके हैं। अरे कलाओ, क्यों ना एक काम करें? क्या देवी जी, हम खुद क्यों ना शहर चलें? मुमकिन है वहाँ भी हमारे काम के लोग मिल जाएं। यहाँ रहकर क्या करेंगे? बात तो ठीक है देवी, और इसके अलावा एक बात और भी है। वो क्या? दरोगा जी, जिनका नाम करमचंद है, बड़े रंगीन मजाज हैं। अंग्रेज सरकार के आदमी हैं, इसलिए लोग उनसे डरते हैं। चुनाचा वो पास पड़ोस की बस्तियों पर खूब जुल्म करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। मतलब ये कि अपने काम के आदमी हैं, कलाओ ने बताया। और राजकमल खुशी से उछल पड़ी। सच कह रहा था कलाओ। देवी, झूठ तो नहीं बोलूंगा, कलाओ ने कहा। तब तो बड़ी खुशी की बात है। बस अब चल, तो मुझे वहां पहुंचा दे। और राजकमल बोली और कलाओ ने गर्दन झुका दी। उस गुफ्तगू के नतीजे में ही राजकमल दरोगा के सामने पहुंची थी, लेकिन करमचंद बेचारे की शामत ने उसे आवाज दी थी। शंकुतला को छोड़कर उसने राजकमल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उस लड़की को देखकर उसके दिल में खोट पैदा हो गई और बहुत कुछ सोचने लगा था। उसे इन रियासतों पर मुकम्मल इख्तियार था। अंग्रेज हम हुकूमत को क्या पड़ी थी कि अंदरूनी हालात मालूम करने की कोशिश करती। चुनाचा उसने वापसी की तैयारियां शुरू कर दी और फिर राजकमल को लेकर चल पड़ा। और उसके खास मतहत धर्मचंद उसके साथ घोड़े पर सवार था। धर्मचंद, करमचंद ने उसे पुकारा। जी महाराज, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं महाराज, मैं जानता हूँ ससुरे, अच्छी तरह जानता हूँ। करमचंद हंस पड़ा और धर्मचंद खवा हंसने लगा। दरोगा जी बहुत खुश थे और वो उसे लिए हुए चौकी पहुंच गए। और ये चौकी एक बड़े शहर में थी और यहाँ कुर्बो जवार की बस्तियों के केस लिए थे। दरोगा जी की रिहाइश भी उसी इलाके में थी और वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहते थे। राजकमल को लॉकअप में बंद कर दिया गया। उसने कोई तर्क नहीं किया, लेकिन दरोगा जी ने उसके आराम का पूरा ख्याल रखा। दरोगा जी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। उनका राजदार था और वो उसके दिल की सारी बातें थी। चुनाचा उन्होंने उसे बुलाकर कहा, तू पहरेदार चंद और उसकी आदत वगैरह के बारे में मालूम कर और उसके पास किसी को मत जाने देना। और हाँ सुन, उसका भी ख्याल रखना। ठीक है महाराज, पर एक बात भी है, उसे लॉकअप में बंद करने की क्या ज़रूरत है? अपने घर ले जाए महाराज, ताकि उसके मन में आपकी इज्जत पैदा हो और वो आपकी एहसानमंद हो जाए। राम राम राम, तेरा दिमाग खराब हो गया है। श्रीमती जी जूते मार मार कर गंजा कर देंगी। खबरदार, उन तक कोई भी बात ना पहुंचे। आप डरते हैं भाभी जी से? सारे संसार में करमचंद जी सिर्फ उनसे डरते हैं। रोजाना भगवान कीर्तन करता हूं और उनके सामने, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि मैं बड़ा ही धर्मात्मा हूं और कोई गलत काम नहीं करता। बड़े चालाक हैं आप महाराज। धर्मचंद हंसने लगा था। रात को सारे कामों से फारग होकर करमचंद ने धर्मचंद्र को बुलाया और वो उसके सामने पहुंच गया। तुमने उसके बात की थी? कोई खास बात नहीं की महाराज, वैसे बड़ी तेज लड़की है। बड़ी बड़ी तेज लड़कियां हमारे सामने आकर ठीक हो जाती हैं। जाओ उसे लेकर आ, करमचंद ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा। और धर्मचंद गर्दन हिलाकर चला गया। कैद खाने के पास जाकर उसने राजकमल को आवाज दी, करमचंद महाराज ने तुम्हें बुलाया है। और उसे लॉकअप में ताला खोलकर कहा। और राजकमल खामोशी से बाहर निकल आई और फिर वो धर्म सिंह के साथ चलती हुई उस कमरे तक आ गई जहां करमचंद्र मौजूद था। करमचंद ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और बैठ जाने का इशारा किया और धर्मचंद बेचारा बाहर निकल गया। हाँ री, अब तो मुझे बता अपने बारे में। नींद आ रही है, हमें क्या बताएं? राजकमल बोली। और तुझे पता है कब तुझे फांसी लग जाएगी? हाँ पता है। डर नहीं लगता मरने से? हाँ लगता तो है, पर क्या करे, मजबूरी है। किरणलाल तो अच्छा सुंदर जवान था, तुझे पसंद नहीं आया। तुमसे सुंदर तो नहीं था और तुम मुझसे कहीं अच्छे हो। क्या तू सच कह रही है? हाँ, हम झूठ नहीं बोलते, राजकमल नाज से बोली। अच्छा, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या तुम मुझे भी कत्ल कर देती? पता नहीं, तुम होते तो सोचते। ब्याह हो गया है तेरा? ऐसी बातें मत करो, हमें शर्म आती है। उसके गाल सुर्ख हो गए। नहीं हुआ भी। किरणचंद की सांस फूलने लगी और राजकमल ने गर्दन हिला दी और वह बदस्तूर शर्मा रही थी। तू अगर चाहे तो मैं तेरी जान बचा सकता हूँ, तो बचाओ ना, कौन मना करता है? पर उसके लिए तुझे मेरी बात मानना होगी। बस मैं तुझे यहाँ बंद ज़रूर रखूँगा, मगर तुझे कोई तकलीफ़ ना होगी। दिन भर तू बंद रहेगी और रात को तू यहाँ आराम से सोएगी। मंजूर है तुझे? जो तुम्हारी मर्जी महाराज, हम क्या कहें? राजकमल ने कहा। और अब करमचंद जी को अपने हवास पर काबू पाना मुश्किल हो गया। अपनी जगह से उठे और उन्होंने राजकमल को अपनी आगोश में ले लिया।
रोशनी तो बुझा दो निर्दोई कहीं के, वो बोली, और करमचंद ने रोशनी बंद कर दी। दरवाजे की जुड़ियों से झांकते हुए धर्मचंद के चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आए और फिर उसने दरवाजे को घोंसा दिखाते हुए कहा, ठीक है, कभी न कभी तो भगवान मुझे भी दरोगा बनाएंगे। दरोगा जी बहुत खुश थे। राज कंवल भी गैर मुतमिन नहीं थी, लेकिन अब भी उसकी आंखों में नए नए ख्वाब आ रहे थे। दिन भर वो लाका में बंद रहती और रात को आराम से दूसरे कमरे में सोती थी। दरोगा जी उसके बेदाग गुलाम थे। तब एक दोपहर उसने कलाव को तलब किया। कलाव दूर दूर भी कहीं था और वह उसके करीब पहुंच गया। अब यहाँ से दिल भर गया है कलाव, और क्या तूने ये शहर देखा है? जी देवी जी, कैसी जगह है? बड़ी अनोखी, बड़ी रौनक है यहाँ, मगर हम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है। वो क्या? ऐसे हंगामों से हमारा मन उलझता है। तुम तो वीरानों में रह सकते हो, मुझे जब तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूँगी। ये ठीक है देवी जी, लेकिन कलाव कोई ऐसी अनोखी बात होनी चाहिए जो नई हो। एक ही तरह का जीवन गुजारते हुए कुछ दिल उकता गया है। ये तो आप ही सोच सकती हैं। हाँ, कुछ सोचना पड़ेगा। बस आज रात को हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, राज कंवल ने कहा और कलाव को जाने की इजाज़त दे दी। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने एक तवील ज़िंदगी गुजार दी थी और दुनिया की बेशुमार रंगीनियों से दो चार हुई थी, लेकिन अब ज़िंदगी में वो किसी नए पन की ख्वाहिशमंद थी और ये नए जहां की तलाश करने की ख्वाहिश उसके दिल में शदीद होती जा रही थी। और उसका सबसे बड़ा दुश्मन रतनपाल अभी जिंदा था और दर हकीकत वो रतनपाल से खौफज़दा थी। धर्मचंद अपनी हरकतों में मसरूफ़ था कि उसने एक अनोखा मंजर देखा और दहशत के मारे उसकी चीख निकल गई। उसकी चीखें सुनकर लोग जमा हो गए। धर्मचंद की हालत देखकर वो सख्त हैरान हो गए। धर्मचंद का चेहरा सफ़ेद हो रहा था और उसकी आंखों में खौफ के आसार मंजमद थे। क्या बात है धर्मचंद जी, क्या हो गया है तुम्हें? वो अंदर धर्मचंद के मुंह से बेमुश्किल तमाम निकला। क्या हुआ है अंदर? क्या कोई भेड़िया घुस गया है? शुभलाल ने पूछा, और शुभलाल अच्छी तरह जानता था कि ये कमरा करमचंद जी के किसने इस्तेमाल करते हैं और वो क्या सभी करमचंद जी की हरकतों से वाकिफ थे। करमचंद महाराज। धर्मचंद के मुंह से खौफ की वजह से आवाज़ नहीं निकल रही थी और उनकी प्रेमिका। क्यों? शुभलाल हंस पड़ा। हाँ, वही है, धर्मचंद बोला। तो फिर तुम्हें क्या? ये तो रोज होता है, शुभलाल ने हंसकर कहा। पर धर्मचंद महाराज यहाँ क्या कर रहे हैं? शुभलाल के साथ खड़े हुए सिपाही ने कहा और उसके चेहरे पर भी तमस्कर के आसार थे और उन लोगों के इस अंदाज ने धर्मचंद को गुस्सा दिला दिया और गुस्से की वजह से खौफ का एहसास किसी हद तक कम हो गया और वह भींची भींची आवाज़ में चीख कर बोला, उल्लू के पट्ठो, तुम्हें ठठोल सोजा है। सब की गर्दन सूली के फंदे में फंस जाएगी, सब मारे जाओगे। अंदर देखो, अंदर झांको, क्या हो गया है? पर हुआ क्या महाराज, बताओ तो सही। धर्मचंद की बातों पर सब संजीदा हो गए। करमचंद महाराज अब भी संसार में नहीं रहे और अंदर एक चुड़ैल मौजूद है। चुड़ैल? और लोगों ने हैरत से कहा और फिर किसी की हंसी की आवाज़ निकल गई। उस हंसी पर धर्मचंद ने गुस्से से पलट कर देखा और ना जाने उसे क्या नजर आया कि वह साकत हो गया और उसके अंदाज से ऐसा लगा जैसे वह खौफ से मर ही जाएगा। दूसरे लोगों ने उसकी दहशतदा निगाहों के ताक़ में पलट कर देखा और फिर उनके मुंह भी खौफ से खुल गए। मंजर इतना ही दहशतनाक था। तीन तीन की कतारें बेसर के नंग धरंग लोग कदम कदम बढ़ते चले आ रहे थे। हाँ, स्याह रंग के बेशुमार मर्द जिनके जिस्मों पर लिबास नाम की कोई शय नहीं थी, एक कतार में एक साथ कदम बढ़ाते हुए आ रहे थे और उनके सर उनके शानों पर मौजूद नहीं थे। उस दहशतनाक मंजर को देखकर कौन अपनी जगह रुक सकता था और वह सब खौफ से चीखते हुए भागे। उनकी हालत ऐसी खराब थी कि कई तो अंधाधुंध भागने की वजह से नीचे गिरकर जख्मी हो गए और बुरी तरह चीख रहे थे। और अंदर कलाव और राज कंवल खड़े मुस्कुरा रहे थे। राज कंवल के होंठों पर फातहाना मुस्कुराहट थी। तब कलाव ने कहा कि मैदान साफ है राज देवी, बाहर चले। हाँ रे, मैं अपने कपड़े तो पहन लूँ, लाज आए है मुझे। पहन लो देवी, तुम्हारे संसार के वासियों को इसकी ज़रूरत होती है। हम ठीक हैं, कलाव ने कहा। चल बकवास मत कर, बदन में कीचड़ भरी है और कहते हो कि ठीक है, राज कंवल ने लिबास पहनते हुए कहा और कलाव ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। इस वक्त पुलिस वालों का यहाँ नामो निशान नहीं था। हाँ, 20 नंग धरंगे बेसर के लोग मेरे साथ हाथ बांधे खड़े थे और उनमें से किसी का सर उसके शानों पर नहीं था।
राजकमल उन्हें देखकर मुसर्रत से हंस पड़ी और ये उसकी ताकतवर फौज थी और उन तमाम फौजों से ज्यादा ताकतवर जिन पर वो आज तक हुक्मरानी करती आई थी। उसकी आंखों में फतहमंदी के आसार थे और फिर उसके दिल में एक हसरत उभरी, काश कि वो भेल शक्ति और भैरवी शक्ति भी हासिल कर सकती और उसके बाद उसे संसार में किसी से कोई खौफ नहीं होता। इस वक्त भी वह ताकतवर थी, लेकिन खौफ का एक एहसास उसके सीने में हर वक्त मौजूद रहता था और ये खौफ था रतनपाल का। कमबख्त रतनपाल अगर दरमियान में ना होता तो फिर वो संसार को देख लेती। बहरहाल अब भी बुरा नहीं था, अब भी वो बहुत कुछ थी। 20 सरकटे के साथ वो थानों के इमारत से निकली और चीखने वाले सूरमा न जाने कौन कौन से कोनों खुदरों में जा घुसे। वो इत्मीनान से चलती हुई थाने की इमारत से बहुत दूर निकल आई। सामने ही थोड़े फासले पर आबादी की रोशनियां नजर आ रही थी। बस इन लोगों को भगा दो, कल दो, अब इनकी जरूरत नहीं, राजकमल ने कहा और उसके मुंह से ये अल्फाज अदा हुए थे कि ये सब बेसरों के इंसान गायब हो गए। राजकमल की निगाहें दूर आबादी के चिरागों पर जमी हुई थी। फिर वो आहिस्ता कदमों से कुलुल्दू के साथ आगे बढ़ गई और उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थीं। काफी देर का खामोशी रही और फिर उसने गहरी सांस लेकर किलारो से कहा कि अब क्या करना चाहिए किलारो, कोई ऐसी बात बताओ जो काम की हो। पहली बात कैसी रही, किलारो ने पूछा। जग्गी लाल वाली? हाँ देवी कुमारी, उसी के बारे में कह रहा हूँ। हाँ वो तो ठीक रही, मगर अब कोई ऐसा काम हो जिससे मुझे खुशी मिले, मन खराब हो रहा है। आओ देवी, अगर ऐसी बात है तो इस बस्ती में नहीं बल्कि यहाँ से कुछ दूर एक दूसरी जगह चलते हैं। किलारो ने कहा। कहाँ? एक ऐसी जगह जो तुम्हारे काम की हो। पहेली बुझा रहा है, खुलकर बात कर, राजकमल ने कहा। देवी सरोजनी बड़ी महान हैं, ऐसी धर्मात्मा के बड़े बड़े उनकी रोटियों पर पलते हैं। सफ़ेद कुत्ते उनके दरवाजे पर ईंटते रहते हैं और वो उन पर हुकूमत करती है। अच्छा फिर? राजकमल ने दिलचस्पी से पूछा। राजे महाराजे उनके सामने कुछ नहीं रह गए, जो उनकी पनाह में चले गए वो राजे हैं और जिन्होंने उनसे आंख मिलाई वो फकीर होकर रह गए। देवी सरोजनी भी महाराज पद्मश्री की बेवा हैं। खूब आगे बोल। पद्मश्री महाराज बड़े धर्मात्मा थे और उन्होंने अंग्रेज़ों की बात न मानी। अंग्रेज़ों ने उनसे कहा कि वो उनकी गुलामी कबूल कर लें, मगर पद्मश्री महाराज ना माने और उनके पास खुद भी बहुत कुछ था। वाह, फिर क्या हुआ? राजकमल को ये कहानी बड़ी दिलचस्प महसूस हुई। फिर ये हुआ देवी जी के महाराज पद्मश्री की पत्नी ने अंग्रेज़ों की बात मान ली और उन्होंने महाराज पद्मश्री को जहर दे दिया। महाराज तो मर गए पर देवी सरोजनी के ऐश हो गए और अब वो बड़े महापुरुष हैं। दूर दूर से लोग उनके चरणों में आते हैं और मन की मुराद पाते हैं, जिससे नाराज हो जाती हैं। ये अंग्रेज़ उसे जीता नहीं छोड़ते। ये अंग्रेज़ हैं क्या चीज़? राक्षस हैं पूरे, भिखारी बनकर आए और हिंदुस्तान के हुक्मरान बन गए। जो कंगाल थे उन्हें राजा बना दिया और जो राजा थे उन्होंने अंग्रेज़ों की बात मानी तो महाराजा बन गए, ना मानी तो बंगी बन गए और देवी सरोजनी भी उसी में हैं। यानी अंग्रेज़ों की मुंह चढ़ी? राजकमल ने पूछा। हाँ, और बड़ी महान बन गई हैं। अच्छा चलकर देखें इन महान महारानी को, राजकमल ने कहा और फिर चौंक कर बोली। मगर कलीरू एक खतरा है। वो क्या देवी जी? रतनपाल तो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। नहीं देवी, ये मुमकिन नहीं, और उसकी वजह है कि साधु संत ऐसे लोगों की सहायता करते हैं जो खुद भी अच्छे हों। सरोजनी देवी तो बहुत से लोगों की कातिल है, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पति को भी कत्ल कर दिया, और उनकी सहायता कौन करेगा? तब तो उनसे दो दो हाथ रहेंगे, खूब लुत्फ आएगा। राजकमल भी कुछ सोचती हुई बोली और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता लिखैरू से कुछ कहा और कलदेव ने गर्दन हिला दी। ये कौन सी बड़ी बात है देवी? काम हो सकता है, अवश्य हो सकता है। बस ठीक है, अब हम एक नए संसार की सैर करेंगे, एक नया खेल शुरू होगा। राजकमल की आंखों में हसरत के आसार थे और फिर वो किलेरू के साथ चल पड़ी। रोशनियों की सीमा छोड़ दी गई और ये उस बस्ती की खुशबख्ती थी, वरना यह खौफनाक बला जिधर का रुख करती वहाँ बहुत सी खौफनाक दास्तानें जन्म लेती थीं। शरीरास तो एक छोटी सी रियासत थी जिसका जागीरदार पद्मश्री था। पद्मदरी वेश सेवक था और जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर यलकार की वो उन लोगों के साथ शामिल हो गया जो अंग्रेज़ों के खिलाफ सफ़े बस्ता हो गए थे और उसने अंग्रेज़ों से जंग की। लेकिन अपनी छोटी सी जागीर में उसे वो आसानियाँ हासिल नहीं थी, इसलिए वो खुलकर कुछ न कर सका। हाँ, जहाँ उसे जगह मिली वहाँ से उसने अपने फ़राइज़ की अदायगी में कोताही नहीं की थी
और फिर जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज मुसल्लत हो गए तो वो भी बेचारा खामोश होकर बैठ गया। उसने खामोशी में ही अपनी इंसानियत समझी थी, लेकिन दिल में वो अंग्रेज़ों से नफरत करता था। और जब अंग्रेज़ों ने उसे दावत की दी तो वो खाने की उसने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। हाँ, उसकी पत्नी सरोजनी उसकी इस बात से मुतफिक नहीं थी। सरोजनी चाहती थी कि उस वक़्त अंग्रेज़ों की दोस्ती हासिल करके जागीर बढ़ाई जाए और महान से महान बन जाए। उसकी उम्र 40 साल के करीब थी। 2 बेटों की माँ थी, लेकिन बेटों से ज़्यादा पुरकशिश थी और उसे इस बात का एहसास था कि उसके बरअक्स महाराज पद्मश्री बूढ़े नजर आते हैं। वो देशभक्ति में ऐसे मसरूफ़ थे कि घर को भूल गए थे। सरोजनी देवी बेहद चालाक थी और उन्होंने महाराज पद्मश्री को ये यकीन दिला रखा था कि उससे ज़्यादा पतिव्रता स्त्री रोए ज़मीन पर दूसरी ना होगी। लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने कुछ और गुल खिला रखे थे और ये गुल नहायत चालाकी से खिलाए गए थे। इस सिलसिले में उनका एक नज़रिया था और वो ये कि कभी किसी ज़हीन और चालाक आदमी को अपनी खिलवत का राजदार ना बनाओ। उसके बरअक्स सीधे साधे होशरू लेकिन बुद्धू मुलाजम बेहतर होते हैं और उनसे भी इस चालाकी से काम चलाओ कि खुद उन्हें एहसास ना हो। चुनाचा सरोजनी देवी कई शिकार कर चुकी थी और हर बार शिकार बहुत सोच समझ कर इंतखाब करती। महाराज पद्मश्री ने जब किसी तौर अंग्रेज़ों से साथ बात नहीं की तो अंग्रेज़ों ने दूसरी चाल चली। वो किसी कोने को कमज़ोर नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने शरी नोरस में इलाकों की तलाश शुरू कर दी और ठाकर भरमचंद नामी शख्स उनके हाथ लग गया। भरमचंद रियासत में खजांची था और उसकी हैसियत बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन नहायत लालची आदमी था और बहुत कुछ बनना चाहता था। आर्थर रिचर्ड नामी अंग्रेज़ ने उसे अपनी कोठी पर बुला लिया और उसे इस बारे में गुफ्तगू की। तुम श्रीनिवास में क्या करते हो? खजांची हूँ महाराज, और सारी उम्र खजांची रहो। क्यों? रिचर्ड ने पूछा। भाग की बात होती है सरकार, भरमचंद ने कहा। भाग क्या होता है? करम सरकार, करम। क्या बकवास करता है? रिचर्ड की समझ में ये दोनों लफ्ज नहीं आए। तकदीर सरकार, तकदीर। ओह बेवकूफ़, ऐसा क्यों नहीं बोलता? हाँ तकदीर, हम तकदीर जानता है। तुम हिंदुस्तानी लोग जब कोई ठीक काम नहीं करता तो इल्ज़ाम तकदीर को देता है। नहीं सरकार, भाग तो सबके होते हैं। नहीं सरकार, होते होंगे, ज़रूर होते होंगे। जब तुम्हारा बराग खराब हो जाता है तो तुम क्या करता है? कोई कुछ नहीं कर सकता सरकार, भरमचंद बोला। ओहो क्यों? क्या तकदीर ठीक करने वाला मैकेनिक नहीं मिलता? कौन सरकार? और इस बार भरमचंद के हैरान होने की बारी थी। मैकेनिक, आई मैन मिस्त्री, रिचर्ड ने झंझलाए हुए अंदाज में कहा और भरमचंद हंस पड़ा। नहीं सरकार, भाग ठीक करने वाले मिस्त्री नहीं होते। फिर कौन होता है? भगवान, यू मैन गॉड। ओहो, तुम्हारा मतलब है कि खुदा? हाँ हाँ, मगर तुम्हारा खुदा तुम्हारे भाग कैसे ठीक करता है? बस सरकार, ये उसकी मर्जी है। ओहो, मैं इस बात को नहीं मानता मिस्टर भरमचंद। तुम कदर का बात कदर ले जाता है और तुम चाहो तो तुम्हारा भाग हम ठीक कर सकता है। आप सरकार? हाँ, आप क्या करेंगे? भरमचंद ने पूछा। देखो तुम खजांची हो। हाँ सरकार। और अगर हम तुम्हें असिस्टेंट का मैनेजर बना दें तो? रिचर्ड ने पूछा। मैनेजर? मैं सरकार? मैं कैसे मैनेजर बन सकता हूँ? भरमचंद ने हैरानी से पूछा। मैं बनवा सकता हूँ सरकार, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर बनवा सकते हैं तो ज़रूर बनवा दें, भरमचंद ने हाथ जोड़कर कहा। देखो मैन, हम लोग तुमसे ये इख्तलाफ रखता है। तुम भाग बनाने के लिए गौर का इंतज़ार करता, हम भाग बनाने के लिए मेहनत करता और मेहनत से भाग बहुत जल्दी बन जाता है। तुम्हें चालाकी से काम करना होगा। भाग बनाने के लिए चालाकी बहुत ज़रूरी है। मैं सब कुछ करूँगा सरकार, आप मुझे हुक्म तो दें। तो फिर सुनो, पद्मश्री अच्छा आदमी नहीं और उसको दोस्त बनाना चाहता है, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता। इसलिए हमने फैसला किया है कि पद्मश्री को अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। क्या तुम ये काम कर सकते हो? मैं सरकार? हाँ तुम। मगर मैं, भरमचंद हाथ जोड़कर बोला। फजूल बातें मत करो, काम की बात करो। तुम महल में रहते हो, तुम्हें सारे हालात मालूम हैं। तुम हमें बताओ कि पद्मश्री को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? रिचर्ड ने से कहा और वह चंद सोच में डूब गया और फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा। एक बात मेरे जहन में आई है सरकार। बोलो, जल्दी बोलो। अंग्रेज ने मकार निगाहों से उसे घूरते हुए पूछा। सरकार, अगर श्रीमती सरोजनी देवी जी चाहें तो ये काम हो सकता है। सरोजनी देवी कौन है? महाराज पद्मश्री की पत्नी। पत्नी? क्या पत्नी? अंग्रेज फिर उलझ गया। बीवी सरकार। ओहो, तुम्हारा मतलब है वाइफ? वाइफ जी सरकार। मगर उसका वाइफ अपने शोर को ख़त्म करने को कैसे तैयार होगा? मैं कुछ ऐसी बातें जानता हूँ महाराज
कि सरोजिनी देवी जी महाराज पद्मश्री को पसंद नहीं करती, बस एक दफ़ा उनकी बातें सुन ली थी, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो अंग्रेज़ सरकार को बहुत पसंद करती है। ओहो, बहुत अच्छा, तुमने बड़े काम की बात बताई। ठीक है, बाकी काम हम खुद कर लेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है सरकार। तो फिर बोलो, कब मिलाओगे? मैं आज ही बात कर लेता हूँ। ठीक है, अंग्रेज़ अफसर ने कहा और भरमचंद खुशी से रवाना हो गया। स्टेट का मैनेजर बनने का तस्वर ऐसा था कि उसके पांव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे, लेकिन उसे इस बात का भी खतरा था। वो सोच रहा था कि अगर सरोजिनी देवी ने इस बात को नापसंद किया तो क्या होगा, लेकिन उसके कानों में अंग्रेज़ अफसर के अल्फाज गूंज रहे थे, भाग बनाने के लिए मेहनत ज़मीन और आसमान एक करना पड़ता है और इस संसार में कोई काम खतरा मोल लिए बगैर नहीं किया जा सकता। वो सोचता रहा। इत्तेफाक से सरोजिनी देवी भी ने उसे इस किसी काम से तलब किया और भरमचंद उसके पास चला गया। सरोजिनी उसे अपना काम बताया और फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। क्षमा चाहता हूँ देवी, अगर कुछ कहूँ तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर दोनों तरफ से जीवन खतरे में है। क्या बात है भरमचंद? सरोजिनी ने पूछा। पहले देवी जी वचन दे कि अगर मेरी बात बुरी लगेगी मेरा जीवन खतरे में नहीं पड़ जाएगा। ओह जल्दी बको, क्या बात है? वचन दे देवी जी। अच्छा ठीक है, मुझे एक अंग्रेज अफसर चढ़ ने बुलाया था और उसने एक बात कही है। क्या? वो आपसे मिलना चाहता है। क्यों? सरोजिनी ने चौंक कर पूछा। आखिर वो क्या चाहता है मुझसे? भगवान की सौगंध मैं नहीं जानता। सरोजिनी कुछ सोचने लगी, फिर बोली, क्या ये बात महाराज पद्मश्री से छुपी रहेगी? कौन कहेगा देवी जी कि आपका ये दास? हरगिज नहीं देवी जी, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, आप इसकी चिंता ना करें। मैं आपको छुपा कर ले चलूंगा बैलगाड़ी में, आप एक चादर ओढ़कर बैठ जाएं, कोई सोच भी नहीं सकेगा। कब चलना है? जब देवी पसंद करें, भरमचंद ने कहा। तो यूं करो भरमचंद के ये काम आज ही शाम कर लो। करम जी का बंगला आबादी से काफी दूर था, चुनाचा जब वो वहां पहुंची तो खासा अंधेरा फैल चुका था। बैलगाड़ी के बैलों की गर्दन में बंदी घंटियों से उसने भरमचंद्र को तलाश किया और उसके पास पहुंच गई। भरमचंद्र ने भी एक बड़ा सा पगड़ा बांधा हुआ था, जिससे उसे दूर से पहचानना मुश्किल था। चले देवी जी? हाँ चलो, जल्दी वापस आना है, सरोजिनी देवी ने कहा और भरमचंद ने बैलगाड़ी आगे बढ़ा दी। बहरहाल ये रास्ता तय हो गया और वो रिचर्ड के बंगले पर पहुंच गए। अंग्रेजों के हिंदुस्तानी नौकरों ने उन देहातियों को रोक लिया। कौन हो तुम लोग? सरकार ने नौकरी के लिए बुलाया है महाराज, हम एक बड़े अंग्रेज अफसर का खत लेकर आए हैं, तुम लोग सरकार को इत्तला कर दो। भरमचंद ने कहा। खत कहाँ है? हमारे पास है। खत हमें दे दो, हम खत दे देंगे। बड़े अफसर ने कहा था कि खत सिर्फ रिचर्ड साहब को दे दिया जाए, भरमचंद ने कहा और मुलाजम खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद उन दोनों को रिचर्ड के सामने पहुंचा दिया गया। रिचर्ड ने भरमचंद को देखा और चौंक पड़ा और फिर उसकी निगाहें ओढ़नी में लिपटी हुई औरत पर पड़ी और वो खड़ा हो गया। और मिस्टर भरमचंद, उसने आहिस्ता से कहा। महाराज, ये शायद महारानी सरोजिनी हैं, वो मुस्कुराकर बोला और सरोजिनी देवी ने चादर उतार दी। फिर उन्होंने दोनों हाथ जोड़ दिए। रिचर्ड ने उनका पुरतक पाक खैर मकदम किया और वो गहरी निगाहों से सरोजिनी को देख रहा था। फिर उसने बड़े अखलाक से बैठने की पेशकश की और धर्मचंद से माजरत करते हुए बोला, मिस्टर भरमचंद, तुम्हारा काम खत्म हो गया, बाकी बातें तुम्हें बाद में बता दी जाएंगी, इसलिए तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं रानी सभा से बातचीत करूंगा, उसने कहा और भरमचंद ने गर्दन हिला दी। बैर सूरत भरमचंद की और रानी के औकात में बहुत फर्क था और भरमचंद को इस बात का अच्छी तरह एहसास था। अलबत्ता सरोजिनी देवी ने रिचर्ड को इस बात को बहुत पसंद किया और उसके साथ दूसरे कमरे में चली गई। ये दूसरा कमरा शानदार चीज़ों से रास्ता था। रिचर्ड ने उन्हें बैठाते हुए कहा, ये सब कुछ आपके काबिल तो नहीं है रानी जी, लेकिन एक दोस्त की रिहाइशगाह समझ कर कबूल करें। शुक्रिया मिस्टर रिचर्ड, और मैं तो इस बात पर आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझसे मुलाकात करना पसंद किया। बहुत ज़रूरी था सरोजिनी देवी, और मैं आपको एक खतरे से आगाह करना चाहता हूं। और उसने चालाकी से गुफ्तगू का आगाज़ किया। इस दौरान उसने एक आदमी को बुलाकर कुछ खाने पीने की चीज़ें लाने को कहा और चंद्र सिंह के बाद वो चीज़ें पहुंच गई। बराह कर इनमें से कुछ खा पी लें। शुक्रिया मिस्टर रिचर्ड। तो मैं इस खतरे के बारे में कह रहा था, लोगों के सरों पर जो मंडला रहा है, और मेरी दोस्ताना ख्वाहिश थी कि मैं आपको उस खतरे से आगाह कर दूं और कोई ऐसा हल निकालूं जिससे ये खतरा आप लोगों तक ना पहुंचे। हालांकि मुलाकात आपसे नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि मुमकिन है मिस्टर पद्मश्री के घर कोई ऐसी शख्सियत हो जो उस खतरे को। आपका कहना दुरुस्त है मिस्टर रिचर्ड, और मैं खिलूस से दिल से इस बात पर आमादा हूँ, लेकिन आप भी
जानते हैं कि हिंदुस्तान में औरत को इतनी बड़ी हैसियत हासिल नहीं, ख़ास तौर से इस वक्त जब वो अपने शोहर की ज़ेर निगरानी हो। चुनांचे मेरे वसाइल महदूद हैं और मैं खुद भी अपने शोहर से इसके बारे में बातचीत करती हूँ और वह जज्बाती किस्म के आदमी है और अंग्रेज़ों की अतात कबूलियत पसंद नहीं करते। लेकिन आप ये सोचिए मादाम सरोजनी कि वो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। कुछ नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और उसके बरअक्स वो खुद मुसीबतों का शिकार हो जाएंगे और ये मुसीबतें आपकी बस्ती के दरवाजे पर खड़ी हैं। बात यह है मादाम सरोजनी कि अंग्रेज़ों की हुकूमत पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है और जब कोई फातेह अपनी कोशिशों और मेहनत से किसी इलाके को फतेह करता है तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि उस इलाके के लोग उसकी इज्जत करें और जो लोग उसकी मुखालफत करते हैं वो पसंदीदा नहीं देखे जाते और कोशिश यही होती है कि माजूल करके किसी दूसरे इंसान को सामने लाया जाए। और क्या आप मेरी बात से मुतफिक हैं? बिल्कुल मिस्टर रिचर्ड। क्या आप इस बात से भी मुतफिक हैं कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर मजबूत कदम जमाए हैं और अब उनके कदम तोड़ना आसान बात नहीं? हाँ, मैं जानती हूँ, सरोजनी ने एतराफ़ किया। लेकिन मादाम सरोजनी, आपके शोहर मिस्टर पद्मश्री जी वज़ीरों के इस बालादस्ती को कबूल नहीं करते और वो ऐसी छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं जिन्हें हम समुंदर में तैरते हुए किसी ऐसे इंसान के हरकत से तशबीह दे सकते हैं जो खुद को हम समुंदर में फाता समझता है। तैरना उसके फ़न उसको ज़रूर आता है, लेकिन समुंदर की एक लहर उसे फ़न समेत गर्क कर देगी। अंग्रेज़ हुकूमत इतनी कमज़ोर नहीं है कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से परेशान हो जाए, लेकिन ये हरकतें खुद उन कीड़ों मकोड़ों के लिए सख्त तबाहकुन हो सकती हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे वफादार बनकर रहें और हमारे मफादात के लिए काम करें। क्या मतलब? आप पद्मश्री को हला कर दें, रिचर्ड ने कहा और गहरी निगाहों से सरोजनी को देखने लगा। एक निगाह में उसे अंदाजा हो गया था कि सरोजनी के अंदर कोई ख़ास तहरीक या तड़प नहीं पैदा हुई। दो ही बातें थी, या तो वह तजवीज़ सुनकर सिरे से भड़क जाती और अगर उसने इन अल्फाज को बर्दाश्त कर लिया तो उसका मकसद है कि वो काम की औरत है। और रिचर्ड को यह औरत काम की औरत मालूम हुई और उसका तजर्बा यही कहता था। सरोजनी थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, उसके बाद क्या होगा?